جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब की सालगिरह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। बिलावल साहब का मिशन क्या है, आजकल क्या ड्यूटी है उनकी, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपको बताऊंगा। कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले इस वक्त हमारे जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं वो कौम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए अमरीका में मौजूद हैं। वहां पे से आज उनकी फुटेजेस वगैरह भी आई। क्या आपको पता है कि उनके साथ वजीर दिफा भी वहां पे गए हुए, उसके अलावा वजीर इत्तलात भी वहां पे गए हुए हैं। वफाकी वजीर तालीम और पेशा वराना जो तरबियत है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वो भी गए हुए हैं। उसके अलावा जो उनके एडवाइजर हैं मावन खसूसी तारिक फातमी साहब वो भी वहां पे गए हुए हैं। अब एक ऐसा मुल्क मतलब जो डॉलर को तरस रहा है और जिस तरीके से हमने वो लिया है, मतलब IMF का जो प्रोग्राम हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इससे गारंटी मांगना, कभी किसी बैंक से कुछ कह देना, कभी फलाने दोस्त से मिन्नत समाजत कर लेना, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि इतना बड़ा एंटोराज हम भेजें? जब वजीर आजम जा रहा है तो वजीर दिफा को क्यों भेजा? कौन सा वहां पे जो है वजीर दिफा ने जाके कोई ऐसी दिफाई कार्रवाई करनी है कि उनका जाना जरूरी है? फिर साथ जो तालीम के वजीर हैं उनका जाना क्यों जरूरी है? फिर वजीर इत्तलात भी साथ चले गए, फिर मुशीर भी साथ चले गए। या तो ये लोग सारे अपनी जेब से पैसा खर्च करके जा रहे हैं, फिर तो ठीक है। अगर अपनी जेब से पैसा खर्च करके नहीं जा रहे तो क्या ये मुनासिब है एक ऐसे मुल्क के लिए कि जिसने जाकर जिनका काम सिर्फ ये है कि हमने दुनिया से मांगना है कि भाई हमारी ये मदद कर दो, हम सैलाब में लुट गए, हम उसमें मर गए, ये हो गया वो हो गया। तो क्या ऐसे मतलब मुल्क की इतना बड़ा हमें वफ्द भेजने की जरूरत है? 3-4 वुज़रा को साथ भेजने की जरूरत है? और वजीर आजम साहब को क्या खुद भी जाने की वहां पे जरूरत थी? वजीर आजम साहब ये भी हम कह सकते हैं कि वो ऑनलाइन शिरकत कर सकते थे। चलें जी, वजीर आजम साहब का जाना जरूरी था तो साथ दीगर वुज़रा को क्यों लेके गए? उनका जाना क्यों जरूरी था कि वो भी उस दौरे पे जाते और अक़वाम मुत्तहिदा में वो बैठे होते? पर इसमें भी यकीनन कोई मुल्की मफाद होगा, इसी वजह से वो गए होंगे। 5 अक्टूबर को इमरान खान साहब की सालगिरह है और 5 अक्टूबर को इमरान खान साहब ने अपनी जमात को हदायत की है कि आपने लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करना है और कल सुबह DC लाहौर को इस हवाले से एक दरखास्त भी दे दी जाएगी। और इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी से थोड़ी सी नाराजगी का भी इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मीनारे पाकिस्तान का मतलब है मीनारे पाकिस्तान, कहना नहीं। अगर आपको मैं कह रहा हूं कि मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करना है तो आप मीनारे पाकिस्तान पे करें, अगर हुकूमत इजाजत नहीं देती तो ना दे। तो इस वजह से अब जो है वो एप्लीकेशन सुबह दी जाएगी DC लाहौर को। 5 अक्टूबर का जलसा होगा मीनारे पाकिस्तान पे और उस दिन इमरान खान साहब की सालगिरह भी है और जमात वाले चाहते हैं कि इमरान खान साहब की सालगिरह की मुनासबत से ये एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया जाए और मीनारे पाकिस्तान पे उनकी सालगिरह मनाई जाए। अब देखते हैं जनाब की ये जलसे की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ जो हमारे वजीर दिफा हैं वो गए हुए हैं वजीर आजम के साथ न्यूयॉर्क, लेकिन जिस वक्त मैं ये व्लॉग बना रहा हूं इस वक्त रात के तकरीबन 10:15 का टाइम है और 24 तारीख है और अब से 2 घंटे पहले वाइल हमारे वजीर दिफा साहब अक़वाम मुत्तहिदा में थे, वहां से वो अली अमीन के हवाले से ट्वीटें कर रहे हैं। वो एक ट्वीट के ऊपर लिख रहे हैं, अली अमीन की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो कहते मेरी वालदा मुझे चेन देती थी तो मैं बेच देता था और कहता था लड़ाई हुई है तो टूट गई है। वो बचपन की अपनी जवानी की लड़कपन की कुछ स्टोरी सुना रहे थे। तो उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने अजीब जो है ना वो एक इंतहाई सतही किस्म का जो है इमोशनल सा एक अजीब सा पता नहीं क्या ट्वीट कर दिया है कि वालदा का तोहफा जिंदगी का कीमती तरीन एहसासा होता है। जो औलाद अपनी नस्लों को मुकद्दस निशानी के तौर पर ट्रांसफर करती है, जो बचपन से नौसरबाज हों, उनको जिंदगी में इमरान खान जैसे लीडर ही मिलते हैं। मतलब कि वो अली अमीन अपने एक लड़कपन की जवानी की वो बता रहा था, उसके ऊपर ये इतने सीरियस हो गए हैं कि वालदा का तोहफा नस्लों को दिया जाता है। यहाँ पे तो इक्तदार नस्लों में तकसीम किया जाता है, यहाँ तो नस्ल दर नस्ल जो है वो इक्तदार चल रहा है। पर एनीवे ये मतलब इतने फारिग हैं वजीर दिफा की ये अमेरिका जाके भी ये अली अमीन के ऊपर ट्वीटें कर रहे हैं। ये इतना मतलब कि ये कभी आपने इनका ट्विटर पे जाएं, कभी ये कह रहे थे इतने दिन रह गए अली अमीन क्यों नहीं आया, बोटक का पुल पास नहीं कर सकता, फिर वो आया ना अगला लाहौर होके चला गया वापस। तो ये वजीर दिफा का काम है क्या? मतलब एक संजीदा रियासत का वजीर दिफा इस तरह रिएक्ट करता है? हाँ, अली अमीन पे आप जरूर तनकीद करें, आपकी हो सकती है, लेकिन एक डेकोरम होता है। एक आप ट्विटर के ऊपर जब आप ट्वीट कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं, वहां पे तो फिर आपसे अंग्रेजी जो बोली जाती है वो पर्चियां पढ़ के जिस किस्म की तकरीरें होती हैं अक़वाम मुत्तहिदा में वो भी हमने देखी हैं। सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से अगर किसी ने कोई सही मानों में तकरीर की थी फिल बदई तो मेरे ख्याल में हमने अपनी जिंदगी में इमरान खान साहब को देखा है, उससे पहले जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बारे में हमने सुना है।
तो भुट्टो को तो हमने ना देखा, ना भुट्टो का सोशलिज्म देखा, ना भुट्टो का दीगर चीजें देखी। हाँ, इमरान खान को हम देख रहे हैं, ये नस्ल भी देख रही है, उसके रेजिस्टेंस को भी देख रही है, और जो जिस किस्म की सियासत वो कर रहा है वो एक मुनफरिद नौयत की सियासत है पाकिस्तान के जिसे आप कहते हैं तनाजर में। तो इस वजह से उसका जितना वोट बैंक है या नहीं है, जितनी मकबूलियत है या नहीं है, वो सबके सामने है। पर एनीवे, तो ये जनाब वजीर दिफा वहां पे गए हुए और वहां पे भी जाके इनको अली अमीन याद आ रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा लें इनकी संजीदगी का। अच्छा जी, बिलावल वाली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बिलावल साहब की बड़ी सख्त ड्यूटी लगी हुई है कि आपने आईनी तरमीम मंजूर करवानी है, और आज भी उन्होंने आईनी तरमीम के हवाले से वो एक स्पीच भी की उधर सिंध बार कौंसिल के सामने, और वहां पे उन्होंने कहा कि जी आईनी तरमीम तो होगी, और उन्होंने अदलिया के ऊपर भी तनकीद की कि अदलिया में जनाब तैनातियां इस तरह हो जाती हैं कि वो खुद ही वो हो जाती हैं, उसमें वो जनाब जो उनकी मर्जी होती है वो लोग आ जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये अदलिया जो है अदलिया के लिए है, अदलिया अपने लिए खुद ही बनाती है। इस किस्म की उन्होंने बात की तकरीर के अंदर, और भी बहुत सारी बातें की। लेकिन इशू ये है कि अदलिया की आज़ादी की अगर आप बात करते हैं तो आईनी तरमीम जो आप लाना चाहते हैं, उस आईनी तरमीम के मसवदे में तो ये लिखा था कि अगले जो चीफ जस्टिस होंगे आईनी अदालत के, वो आपके वालिद साहब जो है उनको ना जो है वो सिलेक्ट करेंगे, आपके वालिद साहब जनाब उनको तैनात करेंगे, शहबाज शरीफ साहब मशवरा देंगे, और बिलावल साहब के वालिद सदर जरदारी साहब जो है वो तैनात कर देंगे, और अगले जो उसमें जो पहले 4 लगेंगे जजेस, वो भी जनाब उनकी मर्जी से लगेंगे चीफ जस्टिस की मशावरत से। तो जिनको ये तैनात करेंगे उन चीफ जस्टिस के साथ मिलकर ये मजीद 4 जो है वो जजेस लगा देंगे। तो यहाँ पे फिर ये आईनी अदालत किसके लिए है? ये कि आप लोग अपने लिए आईनी अदालत बना रहे हैं या किसी और के लिए बना रहे हैं? उसका मकसद क्या है? फिर बिलावल साहब ने यह भी कहा कि जनाब वो आईनी अदालत बनाना इसलिए भी जरूरी है कि दोबारा किसी वजीर आजम को सजाए मौत ना हो। पहली बात तो ये कि ये बार बार कहते हैं कि जो आईनी अदालत है वो सिर्फ आईनी मामला देखेगी, फौजदारी मुकदमात ये वो, तो जो फांसी का मुकदमा है वो तो वैसे फौजदारी होगा, तो वो आईनी अदालत कैसे देखेगी? ये मेरी समझ से बाहर है। या फिर आईनी अदालत को ये वो इख्तियार भी देंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और कोर्ट होगी कि किसी को अगर सुप्रीम कोर्ट से सजा हो जाती है तो वो फिर अपनी फांसी की सजा की अपील आईनी अदालत में करेगा। पहले तो ये तासुब दिया जा रहा था कि ये सिर्फ आईनी मामलात और आइन की तशरीह के हवाले से मुकदमात को ये अदालत देखेगी, पर अब बिलावल साहब ये कह रहे हैं। तो अब जब ये सामने इसका मसवदा आएगा तो पता चलेगा। लेकिन बिलावल साहब की ड्यूटी बड़ी सख्त है। आपको पता है कि आपका बच्चा अगर आपसे कोई चीज मांगे तो आपने अक्सर सुना होगा कि पेरेंट्स से कहते हैं कि भाई आप पहले मैथ्स में 90 मार्क्स लेके आए तो आपको साइकिल लेके देंगे, तो आप आईनी तरमीम करवाएं तो आपको वजीर आजम बनाएंगे। तो बिलावल साहब की बड़ी सख्त ड्यूटी लगी हुई है, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जनाब आईनी तरमीम पास हो जाए। और मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि आईनी तरमीम में अगर सबसे ज्यादा कोई इंटरेस्ट ले रहा है तो वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ले रही है, जरदारी साहब ले रहे हैं और वो बिलावल साहब ले रहे हैं। और वो उसका फिर आपने देख भी लिया है कि आधी आधी रात को जाके मौलाना से मिलते रहे, और मौलाना से भी काफी हद तक इनकी चीजें जो हैं वो सेटल हो जानी थी। और मौलाना ने आके जो स्पीच की थी पार्लियामेंट के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि फॉर्म 45 वाले हैं या 47 वाले हैं, यही पार्लियामेंट है, तो काफी चीजें आगे बढ़ सकती थी। लेकिन जिस तरीके से फिर पार्लियामेंट के ऊपर छापा मारा गया, वहां से जिस तरीके से गिरफ्तारियां की गई, एक उसका भी रिएक्शन आया। और फिर एक जो पब्लिक पल्स है मौलाना, उसको भी देख रहे हैं। हाल ही में एक लेजेंड से भी मौलाना की मुलाकात हुई है। वो किसी ने मीम बनाया हुआ था, लिखा हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर कि वो बंदा जिसने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली और टीवी प्रोग्राम में उससे पूछ रहे हैं कि LBW का क्या मतलब है, लेग बिफोर विकेट। जब हम 5वीं जमात में थे तो हमें उस वक्त भी पता था कि LBW का मतलब है कि लेग बिफोर विकेट, लेकिन उस बंदे को सारी जिंदगी क्रिकेट खेल के भी पता नहीं चला कि LBW का क्या मतलब है। तो किसी ने लिखा हुआ था कि जिसको सारी जिंदगी क्रिकेट खेल के ये नहीं पता चला कि LBW का क्या मतलब है, उसको भेज दिया है कि जाके आईनी तरमीम समझाओ। पर मेरा नहीं ख्याल कि किसी को आईनी तरमीम समझाने के लिए भेजा गया होगा। हो सकता है वो बंदे की खुद भी मुलाकात हो जाती है। पर सोशल मीडिया का दौर है, इस दौर में कुछ भी नहीं छुपता। हर चीज के ऊपर जो है ना क्रिटिसिज्म भी होता है, हर चीज के ऊपर तारीफ भी होती है, सम टाइम नाजायज क्रिटिसिज्म होता है। हो सकता है मौलाना की वैसे ही किसी से मुलाकात हो, वो जाती नौयत की मुलाकात हो, पर बड़ा ब्रूटल है सोशल मीडिया, वो हर चीज उठा के सामने ले आता है। अब वो जो गेट कीपिंग थी ना ट्रेडिशनल सहाफी की,
اور ٹریڈیشنل میڈیا کی کہ ہم خبر دیں گے تو ہم کچھ بتائیں گے تو معاملات آگے بڑھیں گے. اب وہ چیز جو ہے نہیں رہی ہے. اب سوشل میڈیا جو ہے وہ بیانیے کو کریٹ کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے, اور وہ بنیادی طور پہ جو ایجنڈا سیٹ کرتا ہے اور اس ایجنڈے کو پھر فالو کیا جاتا ہے مختلف جگہوں کے اوپر جو ہم دیکھتے ہیں. پر یہ ہے جناب بلاول صاحب کی ڈیوٹی کہ آپ نے جناب آئینی ترمیم منظور کروانی ہے ہر حالت میں, اور یہ ہر ممکن کوشش کریں گے, یہ ابھی دوبارہ بھی کوشش کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں ہو سکتا ہے کہ اجلاس بلا لیا جائے اور اس میں دوبارہ اس جو ہے مسودے کو پاس کروانے کی کوشش کی جائے. ہر جگہ پہ یہ بات ہو رہی ہے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہم تو ادھر آ کے وکیلوں سے بات کر رہے ہیں, آپ میری نیت کے اوپر شک نہ کریں. بھائی اس رات کو تو آپ لوگوں کا پکا ارادہ تھا, وہ انگلش میں کہتے ہیں نا ون فائن مارننگ, یہ تو ون فائن مارننگ بھی نہیں تھی, یہ تو ون فائن ایوننگ بھی نہیں تھی, پتہ نہیں ون لیٹ فائن نائٹ میں جو ہے آپ نے جا کے فیصلہ کر دیا کہ جناب ہم نے یہ کل صبح پاس کروانا ہے, اور اتوار والے دن اجلاس بلایا ہوا تھا, اور اب آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں کہ جی آئینی عدالت بنانی ہے کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو تھا کہ نگرانوں کے رشتہ دار بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے. آپ نے تو نہ صرف نگرانوں کو الیکشن لڑوائے بلکہ حکومت میں بھی شامل کر لیا, اور وہ جو نگران وزیر اعلیٰ صاحب تھے وہ اس ترمیم کو پاس کروانے میں سب سے آگے ہیں, جن کے حوالے سے آج عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص جو ہے کونسلر نہیں منتخب ہو سکتا وہ ملک میں آئینی ترمیمیں کروا رہا ہے. محسن نقوی, یہ انہوں نے تنقید کی, اور آپ کو پتا ہے کہ محسن نقوی صاحب اس وقت وزیر داخلہ ہیں اور حکومت کے بڑے امپورٹنٹ رکن ہیں. وہی زرداری صاحب کو لے کے گئے, وہی شہباز شریف صاحب کو لے کے گئے, اور یہ ان کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی اگر نگران عہدیدار ہوگا, نگران حکومت میں شامل ہوگا, اس کا رشتہ دار بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو رشتہ دار تو چھوڑیں, انہوں نے خود انہی کو الیکشن لڑوایا, اور جناب جو سرفراز بگٹی صاحب تھے وہ نگران وزیر داخلہ تھے, ان کو پیپلز پارٹی میں شامل کروایا, اور پیپلز پارٹی میں وہ شامل ہو کے جناب اس وقت وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں, اور محسن نقوی صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ تھی جی اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات, بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.